हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 12 की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। ठीक है, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स आता है, रेडॉक्स वाला चैप्टर आता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे बताने के लिए मैं हूं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। कैसे यूज है? जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप चार्जर यूज करते हो। ठीक है, तो चार्जर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें दो वर्ड दिख रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक होता है इलेक्ट्रो, दिख रहा है आपको, और एक है केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब समझ सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब समझ सकते हो केमिकल एनर्जी। क्या? केमिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया। अब इनका इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा। उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल सेल, या सिंपल आप सेल भी बोल सकते हो। सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कहेंगे इट इज डिवाइस, इट इज डिवाइस which is used to interconvert chemical energy to electrical energy। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूज किया जाता है इंटरकन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये दो तरह का होता है। एक होता है अपने पास गैल्वेनिक, या इसी को हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। और दूसरा होता है अपने पास इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल कैसा सेल होता है? दिखाई दे देगा? हाँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा इसको मैं रफ कर दूं पहले, उसके बाद बात करते हैं। मिटा दूंगा, मिटा दीजिए। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दो तरह का होता है। एक होता है अपने पास गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, और दूसरा होता है अपने पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है which converts chemical energy into electrical energy, into electrical energy। ठीक है,
गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप यूज करते हो रिमोट, ये करते हो ना टीवी का रिमोट, उसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी, जैसे रिमोट दबाते हो तो उसमें लाइट निकलती है ना, तभी तो आपका चैनल चेंज होता है। ठीक है ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहां बैटरी था, यूज करो बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो केमिकल किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, सही सोचा आपने, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप मोबाइल चार्जर यूज करते हो, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में, जो आपके बैटरी में स्टोर होता है। ठीक है ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर्स। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो। जैसे ये मार्कर है, मैं यहाँ पर रखा, छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा ना, तो क्या मैंने नीचे गिराया, नहीं, ये अपने आप नीचे गिरा। ठीक है ठीक है, तो क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। जो चीज अपने आप होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स। ठीक है ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे मान लो मार्कर है, ये रखा मार्कर, अभी मार्कर को ऊपर ले जा रहा हूं, तो क्या ये मार्कर अपने आप ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। ये मार्कर अपने आप ऊपर जा नहीं सकता है, इसको ऊपर ले जाने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट है, जैसे मेरी जरूरत है ना, और एक्सटर्नल एजेंट से कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहेगी, तभी ये मार्कर ऊपर जाएगा। ठीक है ठीक है, ये मार्कर अपने आप ऊपर ले जाएगा ना भाई, इसको ले जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरह का प्रोसेस को आप बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर्स। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसमें एनोड होता है, एक गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव पोलैरिटी का होता है। और जो कैथोड होता है, कैथोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। किसके लिए, गैल्वेनिक के लिए। अगर मैं इस पे बात करूं तो इस पे जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव, और इस पे जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है ठीक है, एक बार याद रखना, गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है ठीक है, आया समझ में, आया। इसी तरह इस पे बात करूं तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ठीक है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, द electrodes are fitted in different compartments, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट में फिट होते हैं। मतलब जो इसमें इलेक्ट्रोड रखते हैं, इलेक्ट्रोड रखने के लिए हम अलग अलग बीकर लेते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, अब इस पर बात करेंगे। और इसमें इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन सेम कंपार्टमेंट। बात समझ में आई?
ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नोट करिए। अभी आगे बात करते हैं। बात समझ में आई? चलिए मिटाओ। तब हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। ठीक, चलिए। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। जो गैल्वेनिक सेल या इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है वो होता है डैनियल सेल। क्या होता है? डैनियल सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? डैनियल सेल। अब ये डैनियल सेल क्या होता है जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए डैनियल सेल में 2 चीज होती है। एक होता है अपने पास जिंक, जो डैनियल सेल बनता है वो 2 चीज से बनता है। एक बनता है जिंक से और एक बनता है कॉपर से, ठीक है। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा जिंक और कॉपर में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? जिंक होता है, सही बात है। जिंक क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, जबकि कॉपर क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जिंक, ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। बात समझ में आई? ठीक है। अगर जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो इसके हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। उसी तरह अगर कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। ठीक है, जो हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, जिनको डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और क्या होता है भाई? रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? अभी बताया मैंने। कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन? एनोड पे। कहाँ पे होता है? एनोड पे। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। कहाँ पे होता है? कैथोड पे, ठीक है। ठीक है, तो जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में 2 पार्ट होता है, एक होता है जिंक, एक होता है कॉपर। जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इस पे क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। रिडक्शन कहाँ पे होता है? हमेशा कैथोड पे। नोट करिए। अब जरा हम डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जरा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए अपने पास 2 अलग अलग बीकर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बीकर हो गया, इसमें बैठाते हैं इलेक्ट्रोड और इसमें भी एक इलेक्ट्रोड। 2 चीज यूज करते हैं ना, एक जिंक का इलेक्ट्रोड और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। ठीक है, इन जनरल जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड लेते हो उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हो। क्या लेते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। मान लेते हमने लिया जिंक सल्फेट। क्या लिया? जिंक सल्फेट। उसी तरह जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया उसे क्या लोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या लोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मान लेते हैं अपना? कॉपर सल्फेट। बात समझ में आई? ये जिंक सल्फेट है तो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, तो पानी में डालने के बाद टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? Zn+2 आयन में और सल्फेट आयन में। तो इनिशियली क्या होगा? जितने जिंक Zn+2 आयन होंगे उतने क्या होंगे? सल्फेट आयन। उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी क्या होंगे? Cu+2 आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। जितने कॉपर के आयन होंगे उतने क्या होंगे? सल्फेट के आयन, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो अब क्या होगा। अब जरा इसको समझते हैं, थोड़ा साइड में समझते हैं। अपने पास क्या है? ये है, ये अपना जिंक का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हमने, किसका लिया है? जिंक सल्फेट का।
जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो इसमें Zn+2 आयन होंगे और क्या होंगे, सल्फेट आयन, हाँ है ना। हाँ अब देखो ये जिंक है, जिंक जिंक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एक मोल जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जाएगा, Zn+2 आयंस में, मतलब इसमें से क्या होंगे, Zn+2 आयंस टूट के कहां गिरेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे। जैसे सॉल्यूशन में आएंगे तो Zn+2 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो पहले क्या था, पहले जितने जिंक आयन थे उतने सल्फेट आयन थे, लेकिन जैसे अब आपको पता है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब इसकी हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में जाएगा, Zn+2 आयंस में जाएगा। तो जिंक इसमें से टूट के गिरेगा, इसमें Zn+2 आयंस आएंगे। तो अब Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई ना, क्या हो गई, बढ़ गई। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या बचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये तो चला गया, क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नेचर में कैसे होते हैं, नेगेटिव, इसलिए ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। मतलब जिंक ये इलेक्ट्रोड कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था जिंक है। अब जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है, ठीक है। और एनोड कैसा चार्ज होता है, एनोड पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, मैंने बताया था आपको, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर इसी तरह मैं इसको समझूं, सल्फेट आयन को, ये कॉपर सल्फेट आयन, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था, इसको मिटा दो, मिटा दीजिए। अब इसी तरह जरा हम इसको समझते हैं, इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, है, ठीक है। अब कॉपर, इसमें क्या होगा, Cu+2 आयंस होंगे, सल्फेट आयन होंगे होंगे। अब इसमें क्या होता है कि कॉपर Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस पर जाके डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। क्यों, कॉपर आयन सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, अब ये क्या होगा, कॉपर आगे इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, जो Cu+2 आया, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में जा रहा है, तो इस Cu+2 को 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, तो इसको थोड़ी देर में हम समझते हैं। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो क्योंकि देखो इस पे आगे मतलब कॉपर आयन, यहां से कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई, तो सॉल्यूशन रिलेटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। और इसमें Cu+2 जम रहा है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इससे बोला कॉपर 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 क्या होता, इस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन बताया था। रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे, और एक कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव, कैसा होता है भाई, पॉजिटिव, ठीक है, बताया ना आपको, इसलिए इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई। अब देखो अभी ये तो हो गया, लेकिन इसमें भी कोई मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डोनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है, क्यों, देखो इसमें क्या होगा, जैसे जिंक, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये था अपने पास इलेक्ट्रोड, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें Zn+2 आयन से कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, यहाँ से Zn2 के सॉल्यूशन में गिर रहा था, तो ये इलेक्ट्रोड पे क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, आ रहा था ना, आ रहा था, ठीक है, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये Zn+2 कैसे है, पॉजिटिव, फिर ये कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि जितने Zn+2 आयन सॉल्यूशन में गिरेंगे उतने Zn+2 आयन फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, Zn+2 कैसा, पॉजिटिव, फिर जितने Zn+2 गिरते के सॉल्यूशन में गिरेंगे उतने Zn+2 क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे वायर से कनेक्ट किया, अब क्या होता है, जो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से एनोड से किधर चलने लगते हैं, कैथोड पे, ठीक है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, सॉल्यूशन में Zn+2 आयंस गिर रहे थे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इस वायर की मदद से किधर जाएंगे, एनोड से लेकर किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड हो रहा है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को हम लिख भी लेंगे यहाँ साइड में, ठीक है।
क्या लिख लेंगे, देखिए लिख लेंगे हम कि एनोड से कैथोड कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन, याद है ना अभी कुछ देर पहले बोला था ये Zn Cu+2 आयंस बैठा हुआ है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आगे इधर फ्लो होंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएगा। अब क्या करेगा, Cu+2 मैंने बताया ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से है, ये दो इलेक्ट्रॉन एनोड से है। अब ये किसकी मदद से है, वायर की मदद से है। तो Cu+2 आयन ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आगे इस पे क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एनोड से कैथोड कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, पहली बात। दूसरी बात, तो कैथोड से एनोड क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो। बात समझ में आई। एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कैथोड से एनोड क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ये सर्किट है जो वायर है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट। बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा चीज आपसे पूछ सकता है कि जो करंट है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट भी होगा। अब करंट का फ्लो, करंट कैरियर्स कौन है, करंट किसकी वजह से फ्लो, किसकी वजह से आ रहा है, तो कैरियर्स ऑफ करंट कौन है, आयंस। ये दो आयन Zn+2 था ना, अरे यार है ना, Zn+2, इसमें जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn+2 आ रहा था, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो करंट कैरियर्स कौन है, करंट कैरियर्स ड्यू टू आयंस। ठीक है, जो करंट का फ्लो है, किस करंट क्यों आ रहा है, आयंस के फ्लो की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते बात यही, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कैथोड से एनोड करंट फ्लो होता है। करंट कैरियर्स किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से, आयंस की वजह से। ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको, डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज और यूज करते हैं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब सॉल्यूशन को भी हम कनेक्ट करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या भर देते हैं हम लोग, इसमें हम भरते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl, KNO3। ठीक है, ये सब क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, तो सब किसके एग्जांपल है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के। क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं और पानी में हम डाल देते हैं अगर अगर पाउडर, और अगर अगर पाउडर के बाद हम एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाते हैं। उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम ये यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब, यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब में भर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसा समझ में आया, तो पर इसको नोट कर लीजिए, आगे भी कुछ और लिखवाना है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे ये वायर था, ये इंटरनल सर्किट था, इसी तरह इस सॉल्ट ब्रिज को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलते हैं, सॉरी, इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट। ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से नोट करिए, इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो देखो, अगर मैं रिएक्शन करना चाहूँ तो एनोड, ये एनोड था, एनोड पे क्या हो रहा था, Zn जिंक आयन इस पर डिसॉल्व हो रहा था ना, 2 के सॉल्यूशन में गिर रहे थे। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, जिंक विल डिसॉल्व, जिंक विल डिसॉल्व। ठीक है, ठीक है। और एनोड पे क्या, एनोड किस तरह का होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो Zn था, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये किसमें जाएगा, Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, ठीक है। आया समझ में आया। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था, Cu+2। ठीक है, ठीक है। यही 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन वायर की मदद से आया, तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
आया समझ में? आया तो मैं लिख सकता हूं दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, अब यही दो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? एनोड से कैथोड। ठीक है, किसके माध्यम से? वायर के माध्यम से। तो क्या होगा अब? कैथोड यहाँ पे क्या होगा? कॉपर Cu विल डिपॉजिट। ठीक है, कॉपर क्या होगा? यहाँ पे डिपॉजिट होगा। और यहाँ पे कैसा चार्ज का होता है? एंड कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो इसको क्या होगा भाई? रिडक्शन होगा। मतलब Cu+2 आयंस था जो, अब वो दो इलेक्ट्रॉन जो Zn+2 ने लूज किए थे, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कहां चला जाएगा? Cu। कॉपर इस पे दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा, आगे इस पे कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। बात समझ में आई? आई। ठीक है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है? दे रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन लिखो। नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगा? दोनों को प्लस कर दो, इसको और इसको प्लस कर दो, तो Zn प्लस Cu+2 ए प्लस दो इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड करोगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से, तो क्या आएगा? Zn+2 एक्वस प्लस का दो इलेक्ट्रॉन और प्लस का क्या आ जाएगा? आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, रिएक्टेंट में भी दो इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप जब भी नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे ना, अगर जब भी हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके लिखेंगे। ये देखो, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन थे, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन। हम जब भी नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो दो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हो ना, इसे बोलते हैं नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं? कैंसल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेट एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? आई। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया, दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया ना, तो उसको क्या बोलते हैं? नेट चेंज इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फाइनल क्या आ जाएगा? Zns प्लस Cu+2 एक्वस ये क्या होगा? Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका नेट सेल रिएक्शन हो गया। आज समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक सेल्स आपको सीखने को क्या मदद मिला कि देखो, एनोड से कैथोड कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। जो आपसे पूछ सकता है पेपर में, कैथोड से एनोड कौन फ्लो करता है? एनोड। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उल्टा होता है ना। करंट कैरियर्स किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पोलैरिटी का होता है? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ठीक है। और एनोड किस पोलैरिटी का होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। एनोड पे क्या होगा? जिंक प्लस डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, तो Zn विल डिसॉल्व। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn+2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये दो इलेक्ट्रॉन वायर के माध्यम से एनोड से किधर आएंगे? कैथोड की तरफ। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा? Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो एनोड में दो इलेक्ट्रॉन, एनोड की तरफ से दो इलेक्ट्रॉन आए, वही दो इलेक्ट्रॉन Cu+2 आए, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में जाएगा? कॉपर में। अब ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर इस इलेक्ट्रॉन पे कहां लग जाएगा? डिपॉजिट में लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या सीखा हमने? नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? नेट सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। इधर भी दो इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो कैंसिल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। और ये हमारी नेट सेल रिएक्शन आ गई। बात समझ में आई? आई। नोट करिए इसको पहले। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं? मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मिटा दो, मिटा दो। ये सॉल्ट ब्लीच के बारे में जरा बात करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। मिटाऊं? मिटाओ।
नेक्स्ट लिखिएगा सॉल्ट ब्रिज। किसके बारे में बात करना है? सॉल्ट ब्रिज के बारे में। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। चलिए अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो पहले सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज से पहले सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, हम लोग जेल एक सब्सटेंस लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, अगर पाउडर मिला देते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट में बनाने के बाद क्या करते हैं, इन्वर्टेड यू शेप में सॉल्यूशन को जोड़ देते हैं। याद ना, ये था अपने पास, ये था इलेक्ट्रोड था, ये जिंक इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब लिया, इसमें क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग पाउडर मिलाया, उससे जेली लिया और इसमें हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, अब भर दिया। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें सब फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन ये क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट। क्या करता है, ये इंटरनल सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। बात समझ में? ठीक है। ऐसे में एक कंप्लीट इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, ऑफ द सेल। दूसरा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। दूसरा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, it maintain the electrical neutrality between two electrolytic solution by providing opposite ions। ठीक है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस तरह से मेंटेन करता है, जरा समझेंगे। अपने पास ये था, दो बीकर थे, एक में क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड, एक कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, था। इसमें क्या इसमें क्या होंगे, Zn+2 होंगे, सल्फेट आयन होंगे। इसमें क्या होंगे, Cu+2 आयन होगा, सल्फेट आयन होगा। अब Zn+2 आयन इसमें से 2 गिर रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ रहा था, सॉल्यूशन पे बढ़ रहा था। उसी तरह Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इसमें ट्रांसफर होता, और ये सॉल्यूशन कैसा आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये सॉल्यूशन कैसा आ रहा था, नेगेटिवली, और ये सॉल्यूशन कैसा आ रहा था, पॉजिटिवली। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कल को हम सीखेंगे कि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड की हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो सुनो, पहले इस सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस सॉल्यूशन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल। सॉल्यूशन के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो जब हम मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल को मेजर करेंगे, मान लेते हैं 3 वोल्ट आता है, तो क्या 3 वोल्ट सिर्फ इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा कि इस सॉल्यूशन का भी होगा, इस सॉल्यूशन का भी होगा, क्योंकि भाई ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया, सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जो आप पोटेंशियल मेजर करोगे उसमें एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर जेली लाइक सब्सटेंस पाउडर करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। अब ये क्या करता है, जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने KCl यूज किया था, तो KCl में क्या होगा कि Cl- इधर आएगा और उसी तरह K+ आयंस इधर आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, इसका एनायनिक पार्ट। तो KCl, जैसे हमने KCl यूज किया, तो KCl में एनायनिक पार्ट कौन है, क्लोरीन आयन। तो यार इधर जाएगा, क्लोरीन इधर जाएगा और पोटेशियम इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव सॉल्यूशन था, तो नेगेटिव को न्यूट्रल कौन करेगा, पोटेशियम। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, तो अब जो पोटेंशियल निकालोगे वो सिर्फ किसके वजह से पोटेंशियल आएगा,
इलेक्ट्रोड की वजह से। किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रोड की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग अपोजिट आयन। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से नेगेटिव आयन, और इधर नेगेटिव है इधर से क्या आएगा? पॉजिटिव आयन। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, it avoids the intermixing. It avoids the intermixing. It avoids the intermixing of the two electrolytic solution. ठीक है, क्या करता है? ये अवॉइड करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल जरा इस पॉइंट को समझने के लिए कैसे समझते हैं जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्या करता है? अवॉइड करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए अगर हम दो बीकर नहीं लेते, हम एक ही बीकर लेते हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ क्या भरते हैं हम लोग? यही कॉपर जिंक सल्फेट, और एक तरफ किसका सॉल्यूशन होता है? कॉपर सल्फेट का। ये अपना इलेक्ट्रोड होता है जिंक का, ये अपना इलेक्ट्रोड होता है किसका? कॉपर का। होता है ना? होता है। अब यहाँ से कॉपर टू गिर रहा है, Zn+2 आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। इस सॉल्यूशन कैसा है? पॉजिटिव की मात्रा क्या होगी? कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। तो इसमें क्या रहेगा? यहाँ पे सब पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है? Cu+2 आयंस है, सल्फेट आयन है। ठीक है, अब Cu+2 आयंस अब इस पे जाकर डिपॉजिट होंगे, तो सॉल्यूशन कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव आयंस बनने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो क्या जनरेट हो जाएगा? पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करता है? अब पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? पोटेंशियल। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये अवॉइड करता है इंटरमिक्सिंग को। ठीक है, ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। एंड मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रही है इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसको क्या करता है? मिनिमाइज करता है। इसलिए गर्मी सेल में हम दो अलग अलग बीकर लेते हैं या कंपार्टमेंट लेते हैं, दो अलग अलग लेते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सेम लेंगे तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? लिक्विड पोटेंशियल। और जब आप ये पोटेंशियल मेजर करोगे इस और इस इलेक्ट्रोड का, तो इसमें इसका भी पोटेंशियल आएगा। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। तो इसलिए हम किसे यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज का। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नोट करो इसको। कोई दिक्कत नहीं। तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके जो आपको याद होना चाहिए। आया समझ में? आया। मिटा दीजिए। नेक्स्ट, अब हम जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे थे, जैसे KCl यूज कर रहे थे हम लोग, अमोनियम नाइट्रेट यूज कर रहे थे, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? बोथ द आयंस, here both the ions should not participate both the ions should not participate in any of the reaction at anode और कैथोड। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, जैसे हमने ये लिया था, ये अपना वही जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट, Zn+2 आयंस होंगे, सल्फेट आयन होंगे, ये कॉपर+2 आयंस होंगे, सल्फेट आयन। हमने यूज किया था सॉल्ट ब्रिज, जिसमें क्या भरा हुआ था? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ था, जिसमें क्या था? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो जैसे मान लो KCl है,
तो एक सॉल्यूशन कैसा था, पॉजिटिव था, एक ऐसा नेगेटिव। अब ऐसा नेगेटिव आएगा, ऐसा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये मतलब उसमें ना, ये जो आयंस है, जैसे क्लोराइड आयन है, पोटेशियम आयन है, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्यों, इसलिए हमने क्या यूज किया था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ताकि ये सॉल्यूशन में आके पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, ठीक है। तो बोथ द आयंस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। ये जो दोनों आयंस है ना, ये इन दोनों में आगे मतलब क्लोराइड आयन इधर आएगा, पोटेशियम आयन इधर आएगा, ये दोनों इसमें आकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसलिए हमने यूज किया था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द मोबिलिटी द mobility mobility the mobility of both the ions should be same। ठीक है, मोबिलिटी क्या चाहिए, दोनों आयंस की सेम। अब ये नहीं कि पोटेशियम पहले पहुंच गया, क्लोराइड आयन बाद में पहुंच रहा है। तो इधर तो मान लो पोटेशियम पहले पहुंच गया, ठीक है, एक मिनट, इधर क्लोराइड आयन मान लेते हैं, पोटेशियम इधर आएगा ना, क्योंकि इधर नेगेटिव है, तो पोटेशियम मान लो पहले इधर पहुंच गया। पोटेशियम पहले पहुंचेगा तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो इसीलिए लिखा है मोबिलिटी ऑफ बोथ, इन दोनों आयंस की मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि जितने जल्दी पोटेशियम आयन इधर पहुंच रहा है, उतनी जल्दी क्लोराइड आयन इधर पहुंचना चाहिए। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। आया समझ में? आया। चलिए, एक छोटा सा और टॉपिक बचता है, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं आज। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ, पहला टॉपिक डालिएगा, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, इफेक्ट ऑफ external battery on working of Daniell cell। Daniell cell की वर्किंग पे एक्सटर्नल बैटरी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक था, ये इलेक्ट्रोड ले लिया, ये भी इलेक्ट्रोड ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका, जिंक सल्फेट का, इसमें क्या होगा, Zn+2 होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया हमने, किसका ले लिया, कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसके बीच का वायर। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट किया, क्योंकि देखो एनोड है, ये क्या होता है, एनोड। एनोड कैसा नेगेटिव चार्ज का होता है, कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, कैथोड है, कैथोड में रिडक्शन होता है ना, और ये कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव। मैं इसके ऑपोजिट पोलर से कनेक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव वाला, याद है ना, बड़ा साइन पॉजिटिव का होता है बैटरी में, और छोटा साइन नेगेटिव का होता है। तो मैं ऑपोजिट पोल से इसको क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, आया समझ में? ठीक, ये मैंने एक्सटर्नल बैटरी ले लिया, एक एक्सटर्नल बैटरी ले लिया, ये अपना क्या था, एनोड, ये कैथोड। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब इसको मैंने अपोजिट पोल से, इसका नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव चार्ज था, इसको पॉजिटिव एंड से, ये बड़ा वाला किसको दिखा रहा है, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव से। ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो आपको भी याद करना है। ठीक है, कि जो जिंक और पोटेशियम, सॉरी जिंक और कॉपर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो होता है 1.1 वोल्ट। कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक इज 1.1 वोल्ट। अभी आपको याद रखना है, आगे इसको हम बताएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि जो जिंक और कॉपर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक्सटर्नल ईएमएफ एक्सटर्नल या तो 1.1 वोल्ट से कम देते हैं, दूसरा एक्सटर्नल ईएमएफ जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, आपने 1.1 वोल्ट के बराबर 1.1 वोल्ट दिया, तीसरा या एक्सटर्नल ईएमएफ आपने 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दिया।
1.1 वोल्ट ज्यादा दे दिया। जब आप 1.1 वोल्ट से कम देंगे, जैसे मान लीजिए 1.11, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसके बीच में 1.1 वोल्ट। जब इससे कम दोगे, एक्सटर्नल ईएमएफ इससे कम दोगे, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव वाला नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा, कोई रिवर्स नहीं होगा। तो जब भी एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम होता है तो सेल विल वर्क एज गैल्वेनिक सेल। किस तरह से काम करता है? गैल्वेनिक सेल की तरह। और जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट के बराबर दे देते हो, सेल विल नॉट वर्क। ठीक है, सेल काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आई? और जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे देते हो, ठीक है, तो आपने ज्यादा वोल्ट दे दिया इससे, तो ये नेगेटिव था, अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये था पॉजिटिव, अब क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। तो सेल विल वर्क, आप याद रखना है, सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, किसी तरह काम करने लग जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम दोगे तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। 1.1 वोल्ट के बराबर दोगे तो सेल काम ही नहीं करेगा। और जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो सेल विल वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किसी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेकिन हाँ, अगले लेक्चर को देखने से पहले आप इसका कंप्लीट रिवाइज कर लें और एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़ के आइए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तब तक के लिए थैंक यू।